ओके जी। सो नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विथ यू। टॉपिक के साथ आप कवर करेंगे हम। लेट्स सी, दिस इज चैप्टर 7, constructors and other tools. We have covered the classes, basic concept of class. Class क्या है? हम जानते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। थोड़ा सा पहले उसको समझ लें कि क्लास हम क्यों यूज़ करते हैं बेसिक लेवल पे। जैसे हमने देखा डेटा टाइप डिस्कस की, हमारे पास डेटा टाइप थी इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर। तो उसमें हमारे पास जो डेटा स्टोर होता था वो होमोजीनियस यानी एक ही तरह का डेटा, यानी करैक्टर में हम करैक्टर स्टोर करते थे और इंटीजर में सिर्फ इंटीजर ही स्टोर कर पाते थे, फ्लोटिंग पॉइंट स्टोर नहीं कर पाते थे। तो ये हमारे पास सिंपल कंटेनर थे। अब क्लास का कंसेप्ट क्या आया, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर आया। स्ट्रक्चर में क्या करते थे हम, कंपोजिट डेटा टाइप है, यानी हम कैरेक्टर को कंबाइन कर लेते थे इंटीजर के साथ और फिर दो तीन डेटा टाइप को हम एक बाउंड कर देते थे, कंपाउंड कर देते थे एक नए ऑब्जेक्ट के अंदर, जिसको हम स्ट्रक्चर्स कहते थे। अब स्ट्रक्चर सिर्फ डेटा मर्जर के तौर पे इस्तेमाल होता था, लेकिन क्लासेस में क्या है कि हम फंक्शंस और मेथड भी डिफाइन कर सकते हैं उन डेटा को एक्सेस करने के लिए, उन डेटा को प्रोसेस करने के लिए। तो उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है विथ रिस्पेक्ट टू यूटिलाइजेशन। अच्छा, दूसरा अदर बेनिफिट हमारे पास क्या है कि हम क्लासेस के अंदर इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। इनहेरिटेंस क्या है कि अगर हमने क्लास बना ली जो कि जेनरिक टाइप ऑफ क्लास है और हम चाहते हैं इस क्लास में कुछ और मेथड ऐड करें, लेकिन इस ये क्लास के जो मेथड ऐड करें वो आइसोलेट हों इससे, और दूसरा अगर इन्हीं मेथड को यूज़ ना करना चाहे तो वो ऊपर वाली क्लास यूज़ कर ले। मिसाल के तौर पे अगर मैंने एक पर्सन की क्लास बनाई, तो पर्सन की क्लास में सिंपल आपके पास पर्सन का नेम होता है, उसका CNIC नंबर होता है, लेट्स सपोज उसकी डेट ऑफ बर्थ होती है, उसकी जेंडर होती है। तो ये चीज़ें बेसिक हो गई। अब अगर मैं एक क्लास बनाना चाहता हूँ स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। मैं स्टूडेंट का नेम भी होगा, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ भी होगी, स्टूडेंट का जेंडर भी होगा, ये सारी चीज़ें स्टूडेंट की होंगी। लेकिन मजीद क्या होगा, स्टूडेंट की कोई क्लास होगी, स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी में होगा, स्टूडेंट किसी सेमेस्टर में होगा, ये एडिशनल चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट नेक्स्ट जो आपका दोस्त है, कोलीग है, वो एक क्लास बनाना चाहता है डॉक्टर की, लेट्स सपोज डॉक्टर्स। अब डॉक्टर भी पर्सन है। अब जब वो पर्सन की क्लास को यूज़ करते हुए उसमें सिर्फ एडिशनल फीचर ऐड करे, मतलब उसको ये डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि डॉक्टर का नाम भी होगा, डॉक्टर की डेट ऑफ बर्थ भी होगी, डॉक्टर की जेंडर भी होगी, उसको ये बताने की ज़रूरत नहीं है। वो ये बोलेगा डॉक्टर इज़ ए पर्सन, तो वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली डॉक्टर में आ गई। हाँ, फर्दर वो बता देगा कि डॉक्टर की स्पेशलाइजेशन कौन सी है, वो किस हॉस्पिटल में ड्यूटी परफॉर्म करता है, वो किस टाइमिंग के अंदर अपने पेशेंट्स को देखता है। ये मज़ीद एडिशनल चीज़ें हो जाएंगी। तो इन सच ए वे हम क्या करते हैं, रीयूज़ करते हैं उस चीज़ को जो हमें अपने एक दफ़ा बना ली। मतलब हम पर्सन की क्लास बना ली, तो हमें पर्सन क्लास में जो चीज़ें डिफ़ाइन कर दी उन्हीं को रीयूज़ करके हम डॉक्टर की क्लास बना लेते हैं, उन्हीं को रीयूज़ करके हम स्टूडेंट की क्लास बना सकते हैं, उन्हीं को रीयूज़ करके दोबारा यूटिलाइज़ करके हम टीचर की क्लास बना सकते हैं। तो जब हम टीचर की क्लास बनाएंगे हम कहेंगे टीचर इज़ ए पर्सन, ठीक है। तो टीचर इज़ ए पर्सन, तो वो डिफाइन कर देंगे। अच्छा जी, अगर हम देखें कि इसको फर्दर भी हम स्पेशलाइज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम जब हम स्टूडेंट की क्लास बनाते हैं तो हम कहेंगे स्टूडेंट कहीं पढ़ रहा होगा, स्टूडेंट का कोई सेमेस्टर होगा। फिर स्टूडेंट को फर्दर हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि स्टूडेंट ग्रेजुएट स्टूडेंट है, अंडर ग्रेड का स्टूडेंट है, मास्टर का स्टूडेंट है, PhD का स्टूडेंट है, नर्सरी क्लास का स्टूडेंट है, या वो मैट्रिक का स्टूडेंट है। तो हम फर्दर इसकी क्लासीफाई कर सकते हैं। और इसी तरह से जब डॉक्टर की बात की मैंने, डॉक्टर को फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो MBBS डॉक्टर है यानी मेडिकल डॉक्टर है, या PhD डॉक्टर है। तो इसी तरह से हम उसको भी फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। इसी तरह टीचर को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो स्कूल लेवल टीचर है या यूनिवर्सिटी लेवल टीचर है। तो हमें क्या करना होगा, हमें टीचर की क्लास को एक्सटेंड करके हम कहेंगे प्रोफेशनल टीचर। टीचर को क्या कहेंगे, प्रोफेशनल टीचर। अगर टीचर आपका कॉलेज लेवल का हो सकता है, यूनिवर्सिटी लेवल का हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली आप उसको बोलेंगे कॉलेज टीचर या यूनिवर्सिटी फैकल्टी। इस तरह फैकल्टी क्लास आप बना देंगे। फैकल्टी बाय डिफ़ॉल्ट टीचर है। इनहेरिटेंस के अंदर ये चीज़ें आपके कंसेप्ट आ जाते हैं। अच्छा, अब हम आज जो डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है चैप्टर, वो है कंस्ट्रक्टर्स एंड अदर
टूल्स। अब कंस्ट्रक्टर लफ्ज़ से ही लगता है, समझ में आता है कि ये कोई चीज़ बनाने वाली चीज़ है जो किसी चीज़ को बनाती है। अब क्लास के अंदर क्या होता है कि जब हम क्लास से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो एक मेथड होता है जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है, और वो आपकी क्लास में जितने भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर किए थे उन वेरिएबल्स को उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए डिक्लेयर कर देता है। वो काम करता है कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। लेकिन अगर हम ये कंस्ट्रक्टर खुद से बनाना चाहें, हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर जो डिफ़ॉल्ट है वो नहीं, लेकिन हम उसको बनाएं वो ऐसे कॉल हो, उस मेथड को आप डिफ़ाइन करना चाहें, तो ये कहलाता है ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग क्या है कि आपके पास एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, आप कहते हैं वो कंस्ट्रक्टर ऐसे नहीं जैसे मैं चाह रहा हूँ वैसे काम करे, तो आप उस फंक्शन को अपने नए फंक्शन के साथ ओवरराइड कर देते हैं, तो ये कहलाता है कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग। अब अगर कंस्ट्रक्टर फंक्शन को आप बनाते हैं चाइल्ड क्लास में, तो ये पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को क्या कर देते हैं, ओवरराइड कर देते हैं। और अगर आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन है और इसी फंक्शन को आप 2-3 दफ़ा उसी क्लास में बना लें, तो जिस तरह के पैरामीटर आप पास करेंगे उसी पैरामीटर के मुताबिक वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो उस कंस्ट्रक्टर कॉलिंग को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। मतलब एक ही क्लास में अगर एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर बनाएं तो वो आपस में एक दूसरे को ओवरलोड कर रहे होंगे। और अगर पेरेंट क्लास में कंस्ट्रक्टर है, चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर है, अगर हम चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो वो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड कर देगा। ठीक है, तो ये बेसिक से कंसेप्ट हैं, इनको हम जब इम्प्लीमेंट करेंगे समझेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी इसकी पिक्चर। आज हम थ्योरेटिकली इसको समझते हैं और फिर आखिर में प्रोग्राम बना के देखेंगे कंस्ट्रक्टर। तो डेफिनेशन और कॉलिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर्स, और फिर उसके बाद इसके टूल, इनलाइन फंक्शन कैसे बनते हैं, पैरामीटर के अंदर मॉडिफायर, स्टैटिक डेटा के ऊपर कैसे हम काम करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट टाइम पे आते हैं कि इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन अगर हम बनाएं तो कंस्ट्रक्टर क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं ऑब्जेक्ट्स को। जैसे मैंने कहा अगर आपने क्लास बना दी टीचर की, अब आपने क्लास टीचर की बनाने के बाद उसमें केमिस्ट्री का टीचर बनाया, पाकिस्तान स्टडी का टीचर बनाया, इंग्लिश का टीचर बनाया, तो वो तीनों टीचर अलग अलग इंस्टेंस हैं। ठीक है, क्लास क्या होती है, ब्लूप्रिंट होता है, या यू कैन से कि एक एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर को जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो कहलाता है इंस्टेंस। जैसे लफ्ज़ वर्ड स्कूल जो है, वो स्कूल वर्ड क्या है, एक एक स्ट्रक्चर है कि स्कूल क्या होगा, उसके अंदर उस्ताद होंगे, उसके अंदर स्टूडेंट होंगे, उसके अंदर क्लासरूम होंगे, उसके अंदर प्ले एरिया होगा, लाइब्रेरी होगी, लेबॉर्ट्री होगी, ये स्कूल वर्ड के अंदर डेफिनेशन के अंदर आ गई। लेकिन अगर आप जब स्कूल की बिल्डिंग बनाते हैं और उस स्कूल को चलाते हैं और कहते हैं जी ये सिटी स्कूल है, ये बेकन हाउस का स्कूल है, ये IBA पब्लिक स्कूल है, तो ये स्कूल कहलाएगा इंस्टेंस ऑफ दैट ब्लूप्रिंट। क्योंकि जब आप कहेंगे ये IBA पब्लिक स्कूल है तो इसका मतलब इसमें टीचर भी होंगे, इसमें स्टूडेंट भी होंगे, इसमें प्ले ग्राउंड भी होगा, इसमें बोर्ड भी होगा, इसमें स्टेशनरी भी होगी, एग्जाम भी होंगे। मतलब जो चीज़ें एक स्कूल में होनी चाहिए थी वो सारी चीज़ें इसमें होंगी। तो क्लास में हम ये बनाते हैं कि एक स्ट्रक्चर क्या होगा, और जब हम इंस्टेंस बनाते हैं तो एक्चुअली हम उसकी इनिशियलाइजेशन या इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कि वो चीज़ें एक्चुअली काम कैसे करेंगी। अब हम आते हैं कि इस तरह से आप जब इनिशियलाइज करते हैं तो वो सारे मेंबर वेरिएबल, यहाँ वर्ड यूज़ कर रहे हैं मेंबर वेरिएबल, ऑल मेंबर वेरिएबल वो इनिशियलाइज हो जाते हैं। वो मेंबर वेरिएबल क्या है, जब आप क्लास बनाते हैं तो क्लास में आपने अगर स्ट्रिंग नेम बनाया, इंट एज बनाई, ये सारे मेंबर वेरिएबल कहलाएंगे। और अगर इसे आपने मेथड बनाया जो है कि सेट नेम, गेट नेम, ये मेंबर वेरिएबल कहलाएंगे क्योंकि सारे क्लास के अंदर डिफाइन है। सो अदर एक्शन पॉसिबल जो भी आप बना सकें उसके अंदर, यानी अगर नेम को सेट करवा रहे हैं, नेम को डिलीट करवा रहे हैं, नेम को प्रिंट करवा रहे हैं, नेम को मर्ज करवा रहे हैं, नेम और एज में कन्वर्ट करवा रहे हैं, कुछ भी कोई भी काम करेंगे आप फंक्शंस के करेंगे। तो ये फंक्शंस क्या होते हैं, जो आपने मेंबर डाटा वेरिएबल बनाए हैं उन क्लासेस के, उनको एक्सेस करने के लिए या उनको मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल होंगे। अच्छा, ये कंस्ट्रक्टर जैसे मैंने बताया पहले, ये भी एक फंक्शन होता है, लेकिन ये स्पेशल काइंड ऑफ मेंबर फंक्शन है। जब आप क्लास की ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, मतलब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर्ड।
वेरी यूजफुल टूल है। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जब प्रिंसिपल हम डिफाइन करते हैं तो उसमें हम बता सकते हैं कि जब वो क्रिएट हो तो डिफ़ॉल्ट कैसे क्रिएट हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं स्टूडेंट क्रिएट करूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं कहूँगा स्टूडेंट हैज़ ABC नेम। अब बाद में जाके मैं उस ABC को चेंज कर दूँ, मैं बोलूँ जी ये फैसल है, ये ईशा है, ये उज़ैर है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ABC से क्रिएट कर दे। लेकिन अगर हम चाहें तो उस फंक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं और हम कहते हैं कि पहले वो स्टूडेंट से नेम ले और नेम लेके उस नेम का वो स्टूडेंट क्रिएट कर दे। तो हम स्टूडेंट को नेम पास कर सकते हैं, यानी स्पेशल फंक्शन को हम यूजिंग ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। अब कंस्ट्रक्टर्स डिफाइन लाइक एनी मेंबर फंक्शन, जैसे मैंने बताया जैसे फंक्शन बनाते हैं वैसे ही कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। लेकिन इसकी थोड़ी सी वेरिएशंस है जिसको हमें याद रखना पड़ेगा। जब भी हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो इसका नाम वही होना चाहिए जो क्लास का नाम है। यानी कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव सेम नेम एज द नेम ऑफ क्लास। अगर आप इसमें स्पेलिंग मिस्टेक भी करेंगे, मतलब कैपिटल की बजाय स्मॉल लगा देंगे, अगर आपने क्लास जो है उसमें स्टूडेंट एस कैपिटल रखा है और जब कंस्ट्रक्टर बनाए एस स्मॉल रख देंगे तो वो आपका कंस्ट्रक्टर नहीं कहलाएगा, वो अदर देन कंस्ट्रक्टर कहलाएगा, यानी वो अदर फंक्शन कहलाएगा। ठीक है। कैन नॉट रिटर्न ए वैल्यू, दूसरी इसकी निशानी ये है कि कंस्ट्रक्टर वैल्यू रिटर्न नहीं करते। जैसे हम फंक्शन बनाते हैं तो उसमें हम कहते हैं इंट F1 फंक्शन बनाते हैं तो उसमें बताते हैं कि उसकी रिटर्न टाइप इंटीजर होगी, लेकिन कंस्ट्रक्टर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, नॉट इवन वॉइड। तो आप वॉइड भी नहीं लिखेंगे उसके साथ, यानी जहाँ इंटीजर लिखते हैं वहाँ लिख देते हैं वॉइड, अगर वो फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न नहीं करता। लेकिन कंस्ट्रक्टर के साथ हम वॉइड का वर्ड भी यूज़ नहीं करेंगे। एक एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे देखें, हमने पिछली क्लास में डे ऑफ द ईयर की क्लास बनाई थी, अब आज उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखें यहाँ हमने कहा क्लास का नाम है डे ऑफ द ईयर। अब डे ऑफ द ईयर इज अ नेम ऑफ क्लास, तो हम पब्लिक में कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो दूसरी बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे, कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक होता है। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, वो उसका नाम भी सेम रखेंगे डे ऑफ द ईयर। और यहाँ नोट करें आप, तो आपको नजर आएगा कि यहाँ हमने कोई रिटर्न टाइप यूज नहीं की। देखिए कंस्ट्रक्टर से पहले कोई रिटर्न टाइप नहीं है, सिंपल हमने कंस्ट्रक्टर का नाम यूज किया डे ऑफ द ईयर। और उसके बाद हम उसके अंदर पैरामीटर पास करते हैं जिसको हम आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं और पैरामीटर भी। फर्क क्या होता है, जब हम डिफाइन करते हैं तो ये पैरामीटर कहलाते हैं और जब हम उसके अंदर वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो ये आर्ग्यूमेंट कहलाते हैं। तो यहाँ हमने बताया कि इंटीजर मंथ वैल्यू होगी और इंटीजर डे वैल्यू होगी। ये कंस्ट्रक्टर हमने इनिशियलाइज कर दिया मंथ और डे का। अब कुछ और फंक्शन बनाए हैं हमने, देख इनपुट और आउटपुट, लेकिन इनके साथ आप देखें हमने रिटर्न टाइप लगाई है वॉइड। ये कुछ नहीं रिटर्न करेगा, तो इसलिए हमने इसके साथ एक्सप्लिसिटली मेंशन किया ये वॉइड फंक्शन है। इसी तरह दूसरा आउटपुट फंक्शन है, उसके साथ हमने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया कि ये वॉइड फंक्शन है। अब प्राइवेट में जाके अपने कुछ प्राइवेट डेटा मेंबर बनाने हैं, तो ये देखें पब्लिक के लिए हम पब्लिक कॉलन लगा के जो वेरिएबल और फंक्शन बनाएंगे वो पब्लिक होंगे। इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस हो सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट आप बनाएंगे तो वो प्राइवेट सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस हो पाएंगे। यानी यहाँ पे आपने इंट मंथ बनाया तो इंटीजर मंथ विद इन द क्लास एक्सेसिबल है, आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेसिबल नहीं होगा। तो इसी तरह इंट डे इनसाइड द क्लास एक्सेसिबल होगा, आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेसिबल नहीं होगा। अब कंस्ट्रक्टर के नोड्स की तरफ अगर हम जाएं तो यहाँ देखें कि हमने कंस्ट्रक्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने हैं। नंबर 1, नोटिस नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर क्या है, डे ऑफ द ईयर, और यही क्लास का नाम था, सेम एज द क्लास नेम। मतलब इसको आप अच्छी तरह याद कर लें, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो कंस्ट्रक्टर जब भी बनाएं वो सेम होगा एज क्लास नेम। और स्पेलिंग मिस्टेक और केस सेंसिटिव का ख्याल रखना है आपने, कि केस ये नहीं हो कि वहाँ पे स्मॉल और कैपिटल हो, डिफरेंस आ जाए। कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन हैज़ नो रिटर्न टाइप, दूसरी हमने ये बता दिया कि इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, इवन वॉइड भी नहीं होती। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कंस्ट्रक्टर इन पब्लिक सेक्शन। कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक सेक्शन में बनाना है, प्राइवेट में बना देंगे तो ऑब्जेक्ट ही क्रिएट नहीं करने देगा। प्राइवेट बनाने का मतलब ये है कि वो आउटसाइड ऑफ द क्लास कॉल नहीं होगा, जब कॉल नहीं होगा तो आपकी ऑब्जेक्ट ही क्रिएट नहीं होगी। इट इज कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट आर डिक्लेयर्ड, इफ प्राइवेट कुड नेवर डिक्लेयर द ऑब्जेक्ट, तो आपकी लिमिट कर देगा कि ऑब्जेक्ट को आपको डिक्लेयर ही ना करने दें। अब आप डिक्लेरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट देखिए। आपने जब कंस्ट्रक्टर बनाया था तो उसमें हमने दो चीज़ें पास की थी, क्या याद है आपको?
मंथ और डेट। मैं बैक चला जाता हूँ, देखें पहला क्या है, मंथ इंटीजर, और दूसरा इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू यानी डे की वैल्यू। तो यहाँ जब हमने कंस्ट्रक्टर बनाया तो एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसका नाम है डेट वन। अब डेट वन में हमने बता दिया 7th मंथ है और 4 डेट है, मतलब ये हो गया आपका 4th जुलाई। इसी तरह दूसरी डेट आपने बनाई, ये डेट टू जो है वो ऑब्जेक्ट है और उसमें अपने 5 किया यानी 5 मई, 5वां महीना और 5 तारीख। तो ये दो ऑब्जेक्ट बना लिए आपने, डेट वन डेट टू, किसकी हेल्प से, कंस्ट्रक्टर की मदद से। तो ये कंस्ट्रक्टर आपने कॉल करना है, और जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, ये आपके जो वेरिएबल्स हैं उनको वैल्यू इनिशियलाइज कर देगा। कौन से वेरिएबल को, मंथ और डे को। अल्दो के वो प्राइवेट थे क्योंकि कंस्ट्रक्टर पब्लिक है, तो ये पब्लिक फंक्शन विद इन द क्लास जो है वो उसके प्राइवेट मेंबर को एक्सेस कर सकता है, और ये प्राइवेट मेंबर बाहर दिखाने का काम कर सकता है। तो यूँ समझ लें कि ये एक ब्रिज है जो बाहर के इंटरफेस के लिए अंदर के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करने की हेल्प के लिए इस्तेमाल होता है। तो आपके जो पब्लिक मेंबर हैं, फंक्शंस हैं, वो गेटर सेटर का भी काम करते हैं, और इस तरह कंस्ट्रक्टर जो है इनिशियलाइजेशन ऑफ प्राइवेट मेंबर को भी इनिशियलाइज करने के इस्तेमाल में आता है। ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड ही है, अच्छा क्या क्या होगा यहाँ पे देखें। ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, वैल्यू इन द पैरेंथेसिस जो आपके पास की है आपने एज आर्ग्यूमेंट, वो कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करती हैं, दी जाती हैं, और वो क्या करेगा, मेंबर वेरिएबल जो आपके थे मंथ और डे के, उनको इनिशियलाइज कर देगा। तो डे डॉट मंथ के जरिए जब आप एक्सेस करेंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा। इसी तरह डे टू डॉट मंथ के जरिए आप एक्सेस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट 5 आ जाएगा। डेट वन डॉट डे करेंगे दूसरा, अगर आप एक्सेस करना चाहें डेट टू, तो डेट टू का आपके पास 5 आ रहा है और डेट वन का मंथ 7 आ रहा है। इसी तरह डेट वन का डे 4 आएगा और डेट टू का डे आपके पास 5। तो आप एक्सप्लिसिटली डेट के जरिए डे को एक्सेस कर सकते हैं और डेट के जरिए को एक्सेस कर सकते हैं। जब आपने के जरिए हम वैल्यूज को इनिशियलाइज करवाया था, वो वैल्यू इनिशियलाइज हुई। ठीक है, ओके जी। अब हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर इक्विवेलेंस कैसे कॉल करते हैं। कंस्ट्रक्टर इक्विवेलेंस का मतलब ये है कि आपने सेम कंस्ट्रक्टर की तरह की कोई चीज़ बनाई हो, मेथड बनाया हो, उसको कैसे यूज़ करें, लेकिन वो लीगल होगा या इलीगल होगा, उसको हम देख लेते हैं। कुछ चीज़ें ज़ाहिर में इलीगल लग रही होती हैं लेकिन ज़ाहिर वो लीगल नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर आपने डे ऑफ द ईयर बनाया, डेट वन और डेट टू, तो ये ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है। यहाँ पर डेट वन और डेट टू को बनाने के लिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका। अगर उसके बाद आप डेट वन डॉट डे ऑफ द ईयर कॉल करेंगे तो ये गलत होगा। ये यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर है और कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गई उसके बाद आप कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, ये इलीगल कहलाएगा। अल्दो सीमिंग देखने में तो आसान लगता है, ओके है, लेकिन ये गलत हो जाए। कैन नॉट कॉल कंस्ट्रक्टर लाइक अदर मेंबर फंक्शन, जैसे हम यूज़ करते थे डेट वन इज इक्वल टू डे ऑफ द ईयर। ठीक है, तो मेंबर फंक्शंस को हम जब कॉल करते हैं, हाँ ऑब्जेक्ट जब क्रिएट करें उसी वक्त अगर आप कंस्ट्रक्टर को कॉल करें ये ओके होगा। जैसे मिसाल के तौर पे आपने डेट वन ऑब्जेक्ट क्रिएट की और उसी वक्त कंस्ट्रक्टर कॉल करके इनिशियलाइज कर दिया, ये ओके होगा। लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्ट ऊपर क्रिएट कर ली और बाद में कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं उसके साथ, ये गलत हो जाएगा। एक्सप्लिसिटली कंस्ट्रक्टर कॉल टू री इनिशियलाइज द डेटा एक्सप्लेन लेटर, जैसे हमने कहा कि अगर आपने ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने के लिए कंस्ट्रक्टर को कॉल किया तो वो ओके होगा। ठीक है, क्योंकि ये री इनिशियलाइज कर देता है ऑब्जेक्ट को। लेकिन जिस तरह से हमने डेट वन डॉट कंस्ट्रक्टर का मेथड कॉल किया था, ये गलत हो जाएगा, जो कि इलीगल होगा। कंस्ट्रक्टर कोड, कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन इज लाइक ऑल अदर मेंबर फंक्शंस। जब आप मेंबर फंक्शन को डिफाइन करते थे तो आप क्लास का नाम यूज़ करते थे, तो यहाँ भी देखें आपने क्लास का नाम इस्तेमाल करना है, फिर उसके बाद स्कोप ऑपरेटर इस्तेमाल करना है, और फिर कंस्ट्रक्टर का नाम फंक्शन यूज़ करें, और फिर आप उसको डिफाइन कर दें कि इसके अंदर दो पैरामीटर हैं, इंटीजर मंथ वैल्यू और इंटीजर डे वैल्यू।
इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए अब आप क्या करेंगे, इसको इनिशलाइज करेंगे। जो आपने मंथ पास किया है तो वो जो प्राइवेट फंक्शन के अंदर मंथ वेरिएबल था उसमें मंथ वैल्यू चली जाएगी, और इस तरह डे जो प्राइवेट फंक्शन प्राइवेट डेटा मेंबर है उसके अंदर डे वैल्यू पास हो जाएगी। यानी ये आप आर्ग्यूमेंट जो इस फंक्शन को कॉल करते वक्त पास करते हैं तो वो एक्चुअल डे और मंथ को इनिशलाइज हो जाएगा जो क्लास में मंथ और डे डिफाइन किया गया है। नोट द सेम अराउंड द स्कोप ऑपरेटर। ये स्कोप ऑपरेटर जैसे नॉर्मल फंक्शन में हम यूज करते थे ये सेम यहाँ भी इस्तेमाल होता है। क्लियर आइडेंटिफाई कंस्ट्रक्टर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे क्लियरली, जैसे मैंने बताया कि उसको आप सेम बनाएंगे, का नाम उसका सेम होगा जो क्लास का नाम होगा। और दूसरी डेफिनेशन ये थी कि उसके साथ कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी। और तीसरी एनीबडी, तीसरी क्या चीज़ है? वाइट वाला, ई वाइट वाइट से नहीं होगा। हाँ, रिटर्न टाइप नहीं होगी, नेम सेम होगा और पब्लिक बनाया जाएगा। दूसरी चीज ये थी कि वो पब्लिक आइडेंटिफायर होगा, प्राइवेट नहीं बना सकते उसको। कंस्ट्रक्टर विल ऑलवेज पब्लिक। ये है जनाब, ठीक है। यस सर। ये 3 पॉइंट ऐसे याद रखने हैं। नोट कर लें इन तीनों पॉइंट्स को अपने पास। अल्टरनेटिव डेफिनेशन अगर हम कंस्ट्रक्टर की बनाएं जैसे हमने दूसरी से डिस्कस किया है, आप कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते वक्त ये भी कर सकते हैं कि कॉलन लगा के, मतलब आपने कहा डे ऑफ द ईयर, उसमें आपने इंट मंथ वैल्यू इंट डे वैल्यू दे दी। अब उसके बाद आपने कॉलन लगाना है सिंपल, और कॉलन लगाने के बाद मंथ एज जैसे फंक्शन पर बनाते हैं मंथ, उसके अंदर मंथ वैल्यू पास कर दें, कामा लगा के डे और डे वैल्यू पास कर दें। तो इस तरह से भी आप इनिशलाइज कर सकते हैं। इस तरह इनिशलाइजेशन को हम कहते हैं, ये थर्ड लाइन इनिशलाइजेशन की है। आपने पैरामीटर के जरिए पास किया और पास करने के साथ ही इनिशलाइज कर दिया उनको, मंथ को और डे को। येट अनदर वे है, बॉडी आप खाली छोड़ देंगे, और बॉडी खाली छोड़ने का तरीका क्या है कि डॉट डॉट लगा देंगे आप, बॉडी विल लेफ्ट एम्प्टी। ये प्रेफर्ड डेफिनेशन वर्जन है। अगर आपने सिर्फ वेरिएबल को ही डिक्लेयर करना है कंस्ट्रक्टर के जरिए तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए अल्टरनेटिव। कंस्ट्रक्टर एडिशनल पर्पस, और इसके अलावा क्या मकसद है कंस्ट्रक्टर? 3 पर्पस तो हमने बता दिए कि एक इनिशियलाइजेशन करता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू देने के लिए इस्तेमाल होता है, और प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। नॉट जस्ट इनिशियलाइज द डेटा बट डजंट हैव टू बी एम्प्टी। जब आप कोई बनाएंगे कंस्ट्रक्टर तो उसको खाली बनाने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि खाली तो बाय डिफ़ॉल्ट बना होता है, वो आपको बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। उसमें कुछ ना कुछ आप पैरामीटर पास करेंगे, उसमें उनके असाइनमेंट करेंगे, कोई कंप्यूटेशन करवाएंगे, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर ये काम ज़रूर करेंगे। जस्ट अगर खाली बनाएंगे वो यूज़लेस है, वो तो वैसे ही आपका बना बनाया होता है। अगर आप कंस्ट्रक्टर ना भी बनाएं तो भी आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। उस कंस्ट्रक्टर को हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। वैलिडेट द डेटा, दूसरा ये है कि आप कंस्ट्रक्टर के जरिए डेटा को वैलिडेट भी कर सकते हैं। इंश्योर ओनली अप्रोप्रिएट डेटा इज असाइन टू द क्लास प्राइवेट मेंबर वेरिएबल। जब आप कंस्ट्रक्टर में बता देते हैं कि आपका जो मंथ है वो इंटीजर है और डे जो है वो इंटीजर है, तो अगर कोई फ्लोटिंग पॉइंट पास करेगा तो वो वही एरर दे देगा, आपकी ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं होगी। तो ये भी एक पावरफुल प्रिंसिपल है विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, कि आपके डेटा को वैलिडेट करता है और फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने देता है। ऐसा नहीं है कि आपके इनकरेक्ट डेटा के साथ ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाए, तो उसको भी ये रोकता है। अब हम पॉइंट डिस्कस करते हैं ओवरलोडिंग का। जैसे मैंने आपको बताया था, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग दो फंक्शन हैं या दो डिफरेंट मैकेनिज्म है। ओवरलोडिंग हम कहते हैं अगर हम एक ही क्लास में एक ही नाम के एक से ज़्यादा फंक्शन बना दें तो वो फंक्शन कहलाएंगे ओवरलोडेड फंक्शन। लेकिन एक से ज़्यादा फंक्शन कैसे बनाएंगे? मिसाल के तौर पे एक फंक्शन के अंदर पैरामीटर एक है, दूसरे में दो हैं, तीसरे में तीन है। तो अगर आप पैरामीटर चेंज कर देंगे तो वो फंक्शन बनाया जा सकता है। अगर डिटो सेम होगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उस पर एरर आ जाएगा। तो आप ओवरलोड करेंगे अगर फंक्शन को तो आपने क्या करना होगा, पैरामीटर चेंज करेंगे। पैरामीटर क्या होता है? जो फंक्शन के अंदर
आप डिफाइन करते हैं इंटीजर डे वैल्यू, इंटीजर मंथ वैल्यू, ये पैरामीटर्स कहलाते हैं। तो आप इनको डिफाइन कर देंगे डिफरेंट वे में। मैं आपको करके दिखाऊंगा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के ज़रिए, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये याद रखें कि ओवरलोडेड फंक्शन कहलाते हैं। सिग्नेचर कंसिस्ट उसकी सिग्नेचर डिफरेंट होनी चाहिए। जब ओवरलोड करें फंक्शन को, एक वर्ड हम यूज़ कर लेते हैं सिग्नेचर। सो सिग्नेचर डिफरेंट होनी चाहिए। सिग्नेचर में क्या चीज़ है? नेम ऑफ द फंक्शन और पैरामीटर लिस्ट। तो अगर आप नेम ऑफ फंक्शन सेम रखेंगे और पैरामीटर लिस्ट को चेंज करेंगे तो वो ओवरलोडिंग कहलाएगा। और अगर आप नेम को भी चेंज कर देते हैं तो वो फंक्शन ही डिफरेंट हो गया, उसका कोई ताल्लुक नहीं है ओवरलोडिंग से, वो तो डिफरेंट फंक्शन कहलाता है, क्योंकि फंक्शन का नेम ही जब चेंज हो गया। हाँ, नेम सेम रखे और पैरामीटर लिस्ट में चेंजिंग कर लें तो वो ओवरलोडिंग कहलाता है। प्रोवाइड कंस्ट्रक्टर ऑल पॉसिबल आर्ग्यूमेंट लिस्ट, और ये हमें डिफाइन करता है कि किस तरह से हम डिफरेंट पैरामीटर कनेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक फंक्शन बनाऊँ, उसमें A1 A2 A3 करूँ, और दूसरा फंक्शन बनाऊँ जो सेम नेम का हो लेकिन उसमें B1 B2 B3 करूँ, A1 A2 A3 इंटीजर हो और B1 B2 B3 फ्लोटिंग हो, तो ये तीन है, अल्दो पैरामीटर तीन है दोनों फंक्शन में, लेकिन उनकी डेटा टाइप डिफरेंट है, तो इस तरह से फंक्शन भी डिफरेंट हो जाएंगे। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल की तरफ। ये आपको क्लियर एक एग्जाम्पल नज़र आ रही है, जो प्रोग्राम है आपको बनाना है। आज की क्लास सेशन खत्म होने के बाद प्रोग्राम बना के चेक करना है, इसमें चेंजेस करेंगे और वैलिडेट करेंगे जो हमने कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन और आर्ग्यूमेंट जो दिए हैं उसके बारे में वैलिडेट करेंगे। तो यहाँ देखें, जब आप क्लास बनाएंगे आईओ स्ट्रीम इंक्लूड कर लेंगे और cstdlib फॉर एग्जिट फंक्शन, क्योंकि हम एग्जिट फंक्शन यूज़ करेंगे, और आईओ स्ट्रीम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए आपने यूजिंग नेम स्पेस std यूज़ करना है, जो कि स्टैंडर्ड नेम स्पेस बनाने के लिए यूज़ होता है। आपने डे ऑफ द ईयर के नाम से क्लास बनाई। अब यहाँ पर आपने स्कोप इसका डिफाइन कर दिया पब्लिक, और पब्लिक के अंदर यहाँ आपने प्रोटोटाइप दे दिया कंस्ट्रक्टर का। एक कंस्ट्रक्टर है जिसमें हम दो इंटीजर डेटा टाइप कर रहे हैं। एक इंटीजर डेटा टाइप का नाम है मंथ वैल्यू और दूसरी है डे वैल्यू। दूसरा आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाया, और करें यहाँ पर ये दो कंस्ट्रक्टर हैं, डे ऑफ द ईयर और ये सिंपल डे ऑफ द ईयर। इसमें सिर्फ आपने मंथ दिया है, यानी आप डेट नहीं याद आपको, आप कह रहे हैं सिर्फ मंथ बता दो यार काफ़ी। तो वो क्या करेगा, वो डेट आपको डिफ़ॉल्ट कोई देनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे अगर आप मंथ बता देंगे तो फर्स्ट डेट ले लेगा। आप डिफाइन करेंगे फर्स्ट डेट से स्टार्ट हो, या 5 या 6 या 7, जो भी डेट आप देना चाहें। और थर्ड कंस्ट्रक्टर ऐसा है जो कि आपका खाली कंस्ट्रक्टर है, जिसमें आप कुछ भी पास नहीं कर रहे। अच्छा देखें, ये कंस्ट्रक्टर वो है जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर आप कंस्ट्रक्टर ये तीनों के तीनों डिफाइन ही ना करें तो ये कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी आपकी पेरेंट क्लास में होता है। जैसे हम कहते हैं कि जब हमने क्लास बनाई, हर क्लास की जो टॉप क्लास होती है वो ऑब्जेक्ट क्लास होती है, तो ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर ये कंस्ट्रक्टर बना होता है। लेकिन अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया अपनी तरफ से, तो फिर आपको ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी दोबारा से डिफाइन करना होगा, क्योंकि आपने पीछे वाले कंस्ट्रक्टर्स को ओवरलोड कर दिया। तो अब अगर आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ओवरराइड नहीं करेंगे तो विदाउट पैरामीटर पासिंग के आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हमने ये दो फंक्शन बनाए हैं, इनपुट और आउटपुट का। ये सिंपल फंक्शन है, लिहाजा ये कोई रिटर्न नहीं करे, तो हमने वॉइड यूज़ किया है। लेकिन कंस्ट्रक्टर के साथ हमें वॉइड यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये रिटर्न करेंगे 1 फॉर जनवरी, 2 फॉर फरवरी। अगर आप मंथ लेना चाहें तो इंटीजर आपने एक डेटा टाइप बना दिया गेट मंथ नंबर। तो अगर मंथ नंबर रिटर्न करेगा 1 तो इसका मतलब जनवरी बता रहा है, इसका 10 देगा तो इसका मतलब हुआ अक्टूबर है। अब आते हैं हम डे की तरफ। तो हमने इसी तरह फंक्शन बनाया है गेट डे। ये भी पब्लिक है क्योंकि अभी प्राइवेट स्टार्ट नहीं हुआ, तो ये भी गेट मंथ डे जो है पब्लिक फंक्शन है, इसको आउटसाइड ऑफ द क्लास कॉल कर सकते हैं। अब आते हैं प्राइवेट फंक्शन की तरफ, प्राइवेट फंक्शन और प्राइवेट डेटा टाइप की तरफ। तो ये डेटा टाइप है इंटीजर टाइप का, मंथ बनाया आपने, इंटीजर टाइप का डे बनाया, लेकिन ये दोनों प्राइवेट हैं। इसका मतलब इनको आप क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, या ऐसे फंक्शन जो क्लास में डिफाइन किए हों पब्लिक, उनके ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा जी, वॉइड टेस्ट डेट फंक्शन बनाया आपने, डेटा टाइप इसकी रिटर्न टाइप वॉइड दी है, लेकिन ये किस सेक्शन में है? प्राइवेट सेक्शन में। इसका मतलब ये भी क्लास के अंदर कॉल हो सकता है, क्लास के बाहर इसको कॉल नहीं किया जा सकता इस फंक्शन को।
अब हम मेन में जाते हैं और हम यूटिलाइजेशन सिखाते हैं आपको, जो हमने डिफरेंट कंस्ट्रक्टर बनाए हैं। देखें, पहले हमने लिखना है क्लास का नाम, और फिर हमने ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। डेट वन ऑब्जेक्ट का नाम है, और हमने दो आर्गुमेंट पास किए। इसका मतलब कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया, यहाँ पे हमने ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया जिसके अंदर दो आर्गुमेंट हैं। पहला आर्गुमेंट है मंथ वैल्यू, दूसरा है डे वैल्यू। तो ये फर्स्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। दूसरी हमने डेट बनाई डेट टू, जिसमें हमने सिर्फ एक आर्गुमेंट पास किया 5। इसका मतलब हमने सेकंड कंस्ट्रक्टर कॉल किया। और तीसरा हमने यूज़ किया डेट थ्री, जिसमें हमने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया। इसका मतलब हमने यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया, और वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे देखें ये वाला है। अल्दो इसमें पैरेंथेसिस है, लेकिन हमें पैरेंथेसिस देने की जरूरत नहीं, क्योंकि पैरेंथेसिस हम तब देते हैं जब हमें कोई आर्गुमेंट पास करना है। तो ये आप बगैर पैरेंथेसिस के भी दे सकते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्ट बन जाएगी जिसके अंदर डिफ़ॉल्ट चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी। लेकिन उसमें आपने जो जैसे उससे पहले वाले कंस्ट्रक्टर के लिए 5 मंथ इनिशलाइज कर दिया, सेकंड मंथ और 22 डेट इनिशलाइज कर दी, ये नहीं हुआ। उसके अंदर डिफ़ॉल्ट चीज़ें आ जाएगी अगर आपने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफ़ॉल्ट चीज़ें डिस्क्राइब की होंगी तो। अब आप ये देखें कि अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको फंक्शन चाहिए पब्लिक। तो आप डेट वन डॉट आउटपुट, डेट टू डॉट आउटपुट, डेट थ्री डॉट आउटपुट, तीनों आपने डेट्स को प्रिंट कराने के लिए यूज़ किया। अब देखें फंक्शन एक ही है, लेकिन डेट टू डॉट आउटपुट के साथ वो सिर्फ जो मंथ है वो 5 जुलाई यानी मई प्रिंट करेगा, जबकि डेट वन डॉट आउटपुट में ये मंथ देगा आपको फरवरी, यानी सेकंड मंथ देगा। तो इस तरह से ये आउटपुट का फंक्शन तीनों ऑब्जेक्ट के साथ कॉल होगा, लेकिन डिपेंडिंग ऑन दैट कि किस तरह की ऑब्जेक्ट कॉल की है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, जिसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फिस का मतलब होता है शेप्स। तो देखें आउटपुट फंक्शन एक ही है, लेकिन वो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट जिसके साथ कॉल हो रहा है वो उस तरह से बिहेव कर रहा है। सो दिस इज प्रोवाइडिंग ए पॉलीमॉर्फिज्म बिहेवियर। इसी तरह से आपका जो फंक्शन था वो भी आपका पॉलीमॉर्फिज्म में ओवरलोडेड फंक्शन आपने बनाए थे, वही पॉलीमॉर्फिज्म का बिहेवियर दे रहा था। ठीक है, अब हम आते हैं जो थर्ड कंस्ट्रक्टर थी, थर्ड आपने ऑब्जेक्ट बनाई थी। अब आपको इनिशलाइज करना सिखाते हैं कि अगर बाद में इनिशलाइज करना चाहें डेट को तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये लीगल है। मतलब अगर आप करें डेट वन इज इक्वल टू डे ऑफ द ईयर, आप दोबारा से कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, ये एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर टू कॉल है, क्योंकि पहले आप क्रिएट कर सके थे। अब दोबारा से उसको री इनिशलाइज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को। तो री इनिशलाइज करने के लिए आप डेट वन इज इक्वल टू कर सकते हैं। डेट वन डॉट करेंगे गलत हो जाएगा, ये लीगल नहीं है, लेकिन डेट वन डॉट इक्वल टू करेंगे और उसमें आपने अक्टूबर 31 अक्टूबर पास कर दिया, मंथ आपका 10 है, डेट आपकी 31 है, तो ये कॉल हो जाएगा। और इस तरह से आपकी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगी। अब आप अगर प्रिंट करना चाहें डेट वन डॉट आउटपुट, तो देखिए ये प्रिंट करेगा 31 अक्टूबर, क्योंकि पहले वाला डेट टू ऑब्जेक्ट, डेट वन ऑब्जेक्ट प्रिंट करेगा 21 जनवरी फरवरी। तो ये आपका कंस्ट्रक्टर रीइनिशियलाइज होने के बाद जो आपके वेरिएबल थे डे और मंथ, वो दोनों चेंज हो जाएंगे, यानी ये डे और मंथ की वैल्यू रीइनिशियलाइज हो जाएगी और रीइनिशियलाइज होने के बाद यहाँ पर प्रिंट होगी। तो ये आपका रिटर्न हमने जीरो कर दिया मेन फंक्शन, क्योंकि आपका इंटीजर आपने मेन फंक्शन शुरू में दिया था उसकी रिटर्न टाइप, और रिटर्न जीरो उसका मेन फंक्शन रिटर्न टाइप डिफाइन कर दिया। अब जो कंस्ट्रक्टर है उनको हम डिफाइन कर रहे हैं कि वो कैसे आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द क्लास कैसे डिक्लेयर करेंगे। अब स्कोप ऑपरेटर यूज़ करेंगे, क्लास का नाम और फिर उसके बाद स्कोप ऑपरेटर। क्लास का नाम क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये दफनाने के लिए कि ये कंस्ट्रक्टर किस क्लास से बिलोंग करता है। और स्कोप ऑपरेटर जो है वो कनेक्ट कर देता है क्लास के साथ। तो स्कोप ऑपरेटर डबल सेमीकोलन यूज़ करते हैं हम। अब आपने बताया इसमें इंटीजर मंथ वैल्यू और डे वैल्यू पास की, और अगर यहीं पे इनिशियलाइज करना चाहें तो ये तरीका भी मैंने आपको सिखाया था कि कॉलन लगा के आप मंथ, उसके अंदर मंथ वैल्यू पास करते हैं, और डे, ये देखें डे जो वेरिएबल है यहाँ पे इंटीजर डे, इसके साथ ये डे यूज़ करेंगे और इसके अंदर ये जो पास कर रहे हैं ये डे वैल्यू यहाँ पर पास कर दें। तो इस तरह से आपने कंस्ट्रक्टर कॉल किया। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर आप चाहें तो टेस्ट डेट का फंक्शन कॉल कर सकते हैं। टेस्ट डेट फंक्शन क्या करेगा, टेस्ट करेगा आपकी डेट को। अब ये कैसे करेगा ये हम डिफाइन करेंगे आगे अगली स्लाइड में।
अब सेकंड फंक्शन पे जाते हैं जिसमें सिर्फ हम एक आर्गुमेंट पास कर रहे थे मंथ वैल्यू, और मंथ वैल्यू में सिर्फ मंथ वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं, और डे हमने दे दिया 1। देखिए मैंने कहा था ना, आप डे कोई भी दे सकते हैं जो आप चाहें, तो यहाँ हमने डे दे दिया 1। अगर हम डे 1 2 3 4 जो भी देंगे, तो अगर हम सिर्फ मंथ पास करें तो बाय डिफॉल्ट वो फर्स्ट डेट ले लेगा। तो यहाँ ये वाला कंस्ट्रक्टर बन गया, इसमें भी हमने टेस्ट डेट का फंक्शन कॉल कर लिया। थर्ड हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था जिसमें हमने कुछ भी पास नहीं किया था, ये बेसिक कंस्ट्रक्टर था जिसमें हमने बॉडी खाली छोड़ दी इनिशियली इंटेंशनली, और इसमें हमने कहा मंथ भी फर्स्ट है और डे भी फर्स्ट है। तो अगर आप कुछ भी पास ना करेंगे तो वो ऐसी डेट बना देगा जो 1 जनवरी को शो कर रहा होगा। अब टेस्ट डेट क्या कर रहा है, यहाँ पे देखें टेस्ट डेट फंक्शन है, वो क्या करेगा, वो ये देखेगा कि डेट आपने दी है वो वैलिड है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए ये कह रहा है इफ मंथ इज लेस देन 1 और मंथ इज ग्रेटर देन 12, इसका मतलब आपने इलीगल मंथ दिया। भाई अगर आप 13 दे देते हैं 14 दे देते हैं, ये तो मंथ नहीं हुआ ना, मंथ तो 12 होते हैं। तो अगर आपने मंथ की जगह पर 15 पास कर दिया तो ये इनवैलिड है, एरर दे देगा, ये इलीगल मंथ की वैल्यू इनिशियलाइज कर देगा, इलीगल मंथ, और एग्जिट कर देगा, आपका मंथ इनिशियलाइज नहीं करेगा। इसी तरह से अगर आपका डे जो है या तो फर्स्ट डे जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए, और ग्रेटर देन लेस देन 1 हो या ग्रेटर देन 31 हो, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब ये डे 1 से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप 0 डे दे दें या 32 डे दे देंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये 1 से 31 के दरमियान दरमियान होना चाहिए। तो आपने कहा इफ़ ये डे इज़ लेस देन 1 और इफ़ डे इज़ ग्रेटर देन 31, तो आपको इलीगल डे का मैसेज प्रिंट कर देगा और फंक्शन एग्जिट कर देगा। तो ये सिंपल आपने डिफाइन कर दिया टेस्ट डेट फंक्शन, और इस टेस्ट डेट फंक्शन को आपने कॉल किया था कंस्ट्रक्टर के अंदर। और आपको याद होगा कि ये टेस्ट डेट फंक्शन प्राइवेट है, ये देखिए प्राइवेट है, प्राइवेट सेक्शन के अंदर डिक्लेयर है, लेकिन प्राइवेट फंक्शन को हम पब्लिक फंक्शन के अंदर कॉल कर सकते हैं। हाँ, क्लास से बाहर कॉल नहीं कर सकते। अब क्योंकि कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर है, क्योंकि स्कोप ऑपरेटर यूज किया हमने, इसलिए ये क्लास के अंदर कहलाएगा। तो हम यहाँ पर प्राइवेट फंक्शन कॉल कर सकते हैं जो कि टेस्ट डेट है हमारा, और वो भी हम डिफाइन करेंगे कि टेस्ट डेट बिलोंग करेगा किससे, सेम क्लास से, यूजिंग द क्लास नेम। अगर आप इनपुट दे के देखेंगे इसको, इनिशियलाइज क्लास का सैंपल आउटपुट, तो ये देखें आपके पास प्रिंट कर देता है फरवरी 21, मई 1, जनवरी 1, और अगर आप रीसेट करते हैं डेट को तो वो देखें अक्टूबर 31 दे रहे हैं। अब ये आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरह से फरवरी और जनवरी लेके आ रहा है। तो मैंने आपको याद होगा इनम सिखाया था, इन्यूमरेशन। इन्यूमरेशन क्या होता है, इन्यूमरेशन आपके नंबर्स को मैप कर देता है वैल्यूज़ के ऊपर, यानी स्ट्रिंग्स के ऊपर। तो वहाँ पे आप अगर एक इनम बना लेंगे जो कि जनवरी से लेके दिसंबर तक होगा, उसको यूज़ करते हुए ये आपको अक्टूबर और जनवरी प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, ये सिंपल सी लॉजिक थी, सिंपल एक क्लास मैंने आपको डिफाइन की डिटेल में, होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। कंस्ट्रक्टर विथ नो आर्ग्यूमेंट, देखिए हमने देखा कंस्ट्रक्टर बनाया था जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया था। तो ये कन्फ्यूजन हो सकती है, अगर आप एक कंस्ट्रक्टर बनाएं जो विथ आर्ग्यूमेंट है, तो आपको ऐसा कंस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ेगा लाजमी तौर पर जो विथ नो आर्ग्यूमेंट होगा, अदरवाइज आपका प्रॉब्लम जो है प्रोग्राम एरर देगा। स्टैंडर्ड फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट, कॉल विद द सिंटैक्स कॉल माय फंक्शन इंक्लूडिंग एम्प्टी पैरेंथेसिस, जिसमें पैरेंथेसिस आपको डिफाइन करनी नहीं पड़ती। अगर आप पैरेंथेसिस ना भी लिखें फिर भी वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देता है। ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन विथ नो इनिशियलाइजर, जैसे हमने कहा डे ऑफ द ईयर डेट 1, देखिए कोई हमने पैरेंथेसिस यूज़ नहीं की, ये तरीका सही है। अगर आप डे ऑफ द ईयर डेट कॉल करेंगे ये भी वैलिड है, लेकिन बेहतर ये है कि आप इसके साथ क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर विदाउट आर्गुमेंट डिफाइन करेंगे, अदरवाइज कंपाइलर जो है आपको वार्निंग एरर देगा। कंपाइलर सी फंक्शन डिक्लेरेशन एंड प्रोटोटाइप अगर अवेलेबल होगा तो वो यस, लुक क्लोजली फाइन है, अदरवाइज आपको एरर दे देगा। एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर कॉल, जब आप पैरेंथेसिस कॉल करके उसमें पैरामीटर पास करते हैं तो तब आप कंस्ट्रक्टर को एक्सप्लिसिटली कॉल करते हैं। अगर ऐसा नहीं करते तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। कैन आल्सो कॉल द कंस्ट्रक्टर अगेन, यस, हमने भी करके दिखाया आपको। आफ्टर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर्ड
recall constructor was automatically called then, जब आप दोबारा कॉल करेंगे तो वो कॉल हो जाता है और रीइनिशियलाइज कर देता है ऑब्जेक्ट को। कैन कॉल वाया ऑब्जेक्ट नेम एंड स्टैंडर्ड मेंबर फंक्शन। कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेटिंग मेंबर वेरिएबल, इसको हम कैसे सेट करेंगे, इसका मेथडोलॉजी क्या है मेंबर फंक्शन को सेट करने का, इसको भी हम एग्जांपल के जरिए आगे डिफाइन करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो? सर कहाँ चला गया बेटा? बेटा कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी तो नहीं है आप लोगों को? नो? आर यू लिसनिंग मी? आवाज आ रही है, नहीं आ रही? आ रही है सर। तो यहाँ तक जो समझाया, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? यस। अभी जो वो डिस्टर्ब हो गया नेट, इसकी वजह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। लेट्स सी, मैं एंड करूँ मीटिंग को और फिर मैं 5 मिनट का ब्रेक देता हूँ आप लोगों को। अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो प्रिपेयर कर लें, 5 मिनट के बाद मैं ज्वाइन करता हूँ, ठीक है? हेलो? यस सर। पहले 10 मिनट का ब्रेक देता हूँ। 10 मिनट नमाज का टाइम हो गया आप लोगों के पास? नो सर। नहीं सर अभी तो नहीं हुआ है। नहीं सर अभी नहीं। अच्छा, कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी तो नहीं है किसी को? फिर आगे चलें, कंटिन्यू करें। अच्छा, मैं ये मीटिंग क्लोज करके दोबारा से इनिशियलाइज करता हूँ, क्योंकि ताकि मैं देखूँ कि रिकॉर्ड हुआ कि नहीं लेक्चर। वो जब हम एंड करते हैं ना मीटिंग, उस पर होता है ये नेटवर्क डिस्टर्ब हो गया था बीच में, तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि नेटवर्क डिस्टर्ब होने से ये तो नहीं हुआ कि रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब हो गई, ठीक है? आई एम जस्ट कमिंग आफ्टर 5 मिनट्स। ओके। आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लिए 5 मिनट के बाद फौरन, ठीक है? क्लियर टू ऑल? यू शुड ज्वाइन एट 5:03 में सारे ज्वाइन कीजिएगा दोबारा से।